दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। आज की कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो बहुत गहरा था, लेकिन जिसे पाने की चाह नहीं थी। एक ऐसे रिश्ते की जिसमें दो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, फिर भी समाज, संस्कार और अपने बनाए हुए आदर्शों के कारण एक दूसरे के नहीं हो सके। कहानी का नाम है गुनाहों का देवता, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ये कहानी है चंदर और सुधा की। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से। इलाहाबाद का मौसम, उसकी सड़कें, उसके बाग, गंगा और यमुना का संगम, इन सब के बीच एक सुबह एक युवक अल्फ्रेड पार्क में घूम रहा था। उसका नाम था चंद्र कुमार कपूर, जिसे सब चंदर कहते थे। चंदर पढ़ाई में बहुत तेज था। वो अर्थशास्त्र में शोध कर रहा था और उसके जीवन में डॉक्टर शुक्ला का बहुत बड़ा योगदान था। चंदर अपने परिवार से अलग होकर इलाहाबाद पढ़ने आया था। डॉक्टर शुक्ला ने उसकी आर्थिक और शैक्षणिक मदद की थी। धीरे धीरे उनका घर चंदर के लिए अपना घर बन गया था और इसी घर में रहती थी सुधा। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी, लेकिन सुधा और चंदर का रिश्ता सिर्फ मालिक और बेटी के दोस्त का नहीं था। वो रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा था। सुधा बचपन में बहुत शरारती थी। गांव से इलाहाबाद आने के बाद भी उसकी शरारतें खत्म नहीं हुई, लेकिन चंदर के सामने उसका व्यवहार हमेशा अलग रहता था। दुनिया के सामने सुधा शांत और समझदार थी, लेकिन चंदर को देखते ही उसका बचपन लौट आता था। वो चंदर से लड़ती, उसे परेशान करती, उससे रूठती और फिर उसी के पीछे घूमती रहती। चंदर भी उसे डांटता था, लेकिन उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। सुधा को भी चंदर की हर छोटी बड़ी बात की चिंता रहती थी। वो देखती थी कि चंदर समय पर खाना खा रहा है या नहीं, दूध पी रहा है या नहीं, ठीक से सो रहा है या नहीं। अगर चंदर कम खाता तो सुधा नाराज हो जाती। अगर वो देर तक पढ़ता तो सुधा उसे आराम करने के लिए कहती। दोनों के बीच ये रिश्ता इतना स्वाभाविक था कि उन्होंने कभी बैठकर ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर वे एक दूसरे के लिए क्या है। चंदर के जीवन में सुधा इतनी गहराई से शामिल थी कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि दोस्ती कब प्रेम में बदल चुकी है, और शायद सुधा के साथ भी यही हुआ। वो चंदर को केवल अपना सबसे करीबी इंसान मानती थी। उसके सामने वो अपना हर राज रख सकती था। एक दिन सुधा चंदर को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाती है। वहां दोनों की हमेशा की तरह नोकझोंक होती है। सुधा को चंदर से किताबें चाहिए थी, लेकिन वो खुद सदस्य बनने में शर्माती थी। चंदर उसका मजाक उड़ाता है। फिर सुधा उसे डॉक्टर शुक्ला का लिखा हुआ एक लेख देती है और कहती है कि इसे टाइप करवाना है। चंदर उस लेख को लेकर पम्मी डिक्रूज के घर पहुंचता है और यहीं से कहानी में एक नया पात्र आता है, पम्मी। पम्मी एक पढ़ी लिखी, आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन असफल रहा था। वो विवाह संस्था और पति पत्नी के पारंपरिक रिश्ते से बहुत निराश थी। पम्मी का मानना था कि शादी के बाद प्रेम अक्सर अधिकार और शरीर की भूख में बदल जाता है। उसने तलाक ले लिया था। वो अपने भाई बर्टी के साथ रहती थी। बर्टी मानसिक रूप से परेशान था। वो अपनी मृत पत्नी की याद में गुलाबों के पौधे लगाता था और मानता था कि उसकी पत्नी की आत्मा उन्हीं गुलाबों में रहती है। अगर कोई उसके गुलाब तोड़ देता तो वो बुरी तरह उत्तेजित हो जाता। पम्मी चंदर को बर्टी की कहानी बताती है। चंदर को बर्टी पर दया आती है, लेकिन पम्मी से उसकी दोस्ती भी बढ़ने लगती है। पम्मी को चंदर में कुछ अलग दिखाई देता है। उसे लगता है कि चंदर के भीतर वो वासना नहीं है जिससे वो अपने पिछले वैवाहिक जीवन में परेशान हो चुकी थी। चंदर उसके लिए एक पवित्र व्यक्ति है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत प्रेम, विवाह, पुरुष और स्त्री के संबंध और सेक्स तक पहुंच जाती है। पम्मी कहती है कि वो विवाह में शरीर की वस्तु बनकर रह गई थी। चंदर उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं होता। उधर सुधा की दुनिया अपनी जगह चलती रहती है। उसकी सबसे करीबी सहेली है गेसु।
गेसु शायरी पसंद करती है और अख्तर से प्रेम करती है। गेसु और सुधा कॉलेज में साथ रहती है। दोनों पेड़ों के नीचे बैठकर घंटों बातें करती है। गेसु प्रेम को लेकर ज्यादा व्यावहारिक है, जबकि सुधा कल्पना और आदर्श की दुनिया में जीती है। एक दिन गेसु सुधा से पूछती है, क्या उसने कभी किसी से प्रेम किया है? सुधा कहती है कि नहीं, लेकिन जब वो चंदर के बारे में सोचती है तो उसके मन में एक ऐसी भावना उठती है जिसे वो प्रेम का नाम देने से डरती है। चंदर और सुधा की जिंदगी इसी तरह चलती रहती है, लेकिन फिर एक दिन चंदर के सामने उसके विवाह की बात आती है। डॉक्टर शुक्ला चाहते हैं कि सुधा की शादी हो जाए। चंदर के सामने पहली बार यह सच्चाई आती है कि जिस लड़की को वो अपने जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा समझता है, वो एक दिन किसी और के घर चली जाएगी। बाहर से चंदर शांत रहता है, लेकिन भीतर से वो टूटने लगता है। वो सुधा से कहता है कि उसकी शादी होनी चाहिए। सुधा इस बात को पहले मजाक समझती है। वो चंदर से कहती है कि अगर वो किसी से प्रेम करता है तो उसी से शादी क्यों नहीं कर लेता। चंदर चुप हो जाता है। सुधा को अभी भी नहीं पता कि चंदर के मन में असल में कौन है। समय बीतता है। सुधा का विवाह कैलाश से तय हो जाता है। कैलाश पढ़ा लिखा, समाजवादी और राजनीतिक विचारों वाला युवक है। चंदर को लगता है कि कैलाश सुधा को समझ नहीं पाएगा, लेकिन वह अपने प्रेम को स्वीकार नहीं करता। वो मानता है कि सुधा के प्रति उसका प्रेम इतना पवित्र है कि वो उसे पाने की इच्छा नहीं रख सकता। यही चंदर की सबसे बड़ी ताकत भी है और आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। सुधा की शादी हो आती है और जिस दिन सुधा अपने ससुराल चली जाती है, चंदर की जिंदगी अचानक खाली हो जाती है। वो अपने कमरे में अकेला रह जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा उससे छिन गया है। वो सुधा को चिट्ठियां लिखना बंद कर देता है। सुधा भी अपने ससुराल चली जाती है। वहां उसे सुख और सुविधा तो मिलती है, लेकिन मन का संतोष नहीं मिलता। वो चंदर को एक लंबी चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में वो बताती है कि वो अभी भी चंदर को अपने जीवन का सबसे पवित्र व्यक्ति मानती है, लेकिन चंदर उस चिट्ठी का जवाब इस तरह देता है जैसे वो अपनी भावनाओं से खुद को अलग कर चुका हो। वो सुधा से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। यहीं से चंदर के भीतर बदलाव शुरू होता है। वो अपने पुराने आदर्शों पर शक करने लगता है। उसे लगने लगता है कि प्रेम शायद केवल शरीर का संबंध है, और इसी मानसिक स्थिति में वो पम्मी के और करीब जाता है। पम्मी उसे अपने प्रेम और शारीरिक आकर्षण की दुनिया में खींच लेती है। चंदर अपने भीतर के खालीपन को पम्मी के साथ भरने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो पम्मी के करीब जाता है, उतना ही उसके भीतर सुधा की याद और गहरी होती जाती है। दूसरी तरफ बिंती भी चंदर के करीब आ चुकी है। बिंती गांव से आई हुई सरल लड़की है। वो चंदर को बहुत श्रद्धा और प्रेम की नजर से देखती है। चंदर उसके प्रति कभी बहुत स्नेह करता है तो कभी उससे बेहद कठोर व्यवहार। बिंती चंदर से कहती है कि वो पम्मी से दूर रहे, लेकिन चंदर अब अपने भीतर की उलझनों में इतना फंस चुका है कि वह किसी की बात सुनना नहीं चाहता। वो बिंती को भी चोट पहुंचाता है। बिंती उससे कहती है कि सुधा की अनुपस्थिति ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है, लेकिन चंदर इसे स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि सुधा के लिए उसके मन में जो था वो केवल एक आदर्श था, एक कल्पना थी, एक पूजा थी, लेकिन अब वो उन आदर्शों को नकार चुका है। फिर बिंती भी चंदर से दूर चली जाती है। अब चंदर के पास न सुधा है न बिंती। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और तभी सुधा की एक और चिट्ठी आती है। वो चंदर को बताती है कि वो बहुत परेशान है। वो बाहर से सुखी दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन टूट चुका है। चंदर उस चिट्ठी का भी ठंडा जवाब देता है। उधर पम्मी लौटती है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो चंदर से कहती है कि उसने भी जीवन के एक अलग रूप को समझा है। वो सेक्स को अब उतना बुरा नहीं मानती जितना पहले मानती थी। चंदर उससे कहता है कि उसके मन में एक लड़की के लिए प्रेम है, एक ऐसी लड़की जिसे वो प्यार करता है, लेकिन शायद कभी पा नहीं सकता।
पम्मी उससे कहती है कि समय बीतने के बाद वो खुद समझ जाएगा कि प्रेम और शरीर के बीच क्या संबंध है। चंदर की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। उसे हर रिश्ते में विरोधाभास दिखाई देता है। वो प्रेम को नकारता है, फिर प्रेम की तलाश करता है। वो आदर्शों को तोड़ता है, फिर उन्हीं आदर्शों के लिए तरसता है। वो सुधा को भूलना चाहता है, लेकिन हर लड़की में उसे सुधा का कोई न कोई अंश दिखाई देता है। बिंती में उसे सुधा की ममता दिखाई देती है, गेसु में उसे सुधा की आवाज सुनाई देती है, और पम्मी में उसे उस जीवन का दूसरा पहलू दिखाई देता है जिससे वो खुद को बचाना चाहता था। एक दिन गेसु चंदर से मिलने आती है। चंदर को पहली बार पता चलता है कि गेसु और अख्तर की शादी नहीं हुई। अख्तर ने गेसु के बजाय किसी दूसरी लड़की फूल से शादी कर ली थी। लेकिन गेसु अख्तर से नफरत नहीं करती। वो कहती है कि जिसे उसने अपना देवता माना है, उसके खिलाफ बदला लेना उसके लिए संभव नहीं। वो अपने प्रेम को अपने भीतर रखकर जीने का फैसला करती है। गेसु की बातों से चंदर को अपनी ही जिंदगी का आईना दिखाई देता है। वो समझता है कि गेसु ने अपने प्रेम को नष्ट नहीं किया, उसने उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया। लेकिन चंदर ने क्या किया? उसने सुधा के प्रेम को ही नकार दिया, उसे कुचल दिया, और अब वो खुद उस नकार के परिणाम भुगत रहा है। चंदर पहली बार अपने किए हुए पर शर्म महसूस करता है। वो पम्मी से भी दूरी बनाने लगता है। उसका मन अपने अतीत की ओर लौटने लगता है, और तभी खबर मिलती है कि सुधा वापस आने वाली है। चंदर की जिंदगी में पहली बार फिर उम्मीद पैदा होती है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। सुबह सुबह वो स्टेशन पहुंचता है। उसे लगता है कि सुधा आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जब ट्रेन आती है तो सुधा की हालत देखकर चंदर का दिल टूट जाता है। सुधा बहुत बीमार हो चुकी है, उसका शरीर कमजोर हो गया है। वो पहले वाली चंचल हंसमुख सुधा नहीं रही। वो केवल एक बीमार और थकी हुई छाया बन चुकी है। कैलाश उसके साथ है। चंदर उसे देखकर समझ जाता है कि उसने सुधा को खो दिया है। फिर भी दोनों के बीच पुराना प्रेम लौटने लगता है। सुधा चंदर को देखती है और पूछती है, इतने दुबले कैसे हो गए? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की चिंता करता है? चंदर के पास कोई जवाब नहीं। वो सिर्फ उसे देखता रहता है। सुधा के जीवन में अब धर्म और पूजा का बहुत बड़ा स्थान हो गया है। वो पूजा पाठ करती है। चंदर को ये देखकर आश्चर्य होता है। वो जो कभी इतनी चंचल थी, अब अपने भीतर के दर्द को धर्म और पूजा में डुबो चुकी है। एक रात दोनों अकेले होते हैं। सुधा चंदर को दूध पिलाती है। उसे बच्चा समझकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। चंदर के भीतर फिर वही पुराना अपनापन जागता है। वो सुधा से कहता है कि अब उसके जीवन का एक दुख खत्म हो गया है, लेकिन आगे का रास्ता समझ नहीं आता। सुधा कहती है, अपने अंदर की बुराई से लड़ चुके हो, अब बाहर की बुराई से लड़ो, बड़ा आदमी बनो, अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए लगाओ। चंदर कहता है कि वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, सुधा का प्यार उसके साथ रहे। सुधा कहती है कि उसका प्यार उससे कभी अलग हुआ ही नहीं, लेकिन वो उसे शादी करने की सलाह देती है। चंदर फिर भी शादी से बचता है। वो कहता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो सुधा जैसी हो और उसे प्यार करे। सुधा चुप हो जाती है। दोनों समझते हैं कि उनके बीच अब भी प्रेम है, लेकिन वो प्रेम उस रूप में कभी नहीं आ सकता जिसकी चंदर इच्छा करता है। अगले दिन सुधा चंदर को पूजा में बैठाती है। वो भागवत पढ़ती है। चंदर पूजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन उस समय उसे सुधा की आवाज में वही पवित्रता महसूस होती है जो उसने वर्षों पहले महसूस की थी। सुधा पूजा खत्म करके चंदर के माथे पर तिलक लगाती है, फिर उसके चरणों में फूल चढ़ाती है। चंदर घबरा जाता है। वो कहता है कि वो इस योग्य नहीं है। सुधा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। कुछ समय बाद सुधा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तेज दर्द होता है, उसे उल्टियां आने लगती है। चंदर डॉक्टर बुलाने की बात करता है, लेकिन सुधा कहती है कि उसका रोग ऐसा है जिसका इलाज नहीं।
चंदर समझ जाता है कि बात गंभीर है। सुधा का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जाता है। कैलाश भी उसकी चिंता करता है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है। आखिरकार सुधा को अस्पताल ले जाना पड़ता है। चंदर और बिनती उसके साथ रहते हैं। कई घंटों तक सुधा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रहती है। कभी उसे होश आता है, कभी वो भ्रम में चली जाती है, कभी उसे चंदर दिखाई देता है, कभी वो गेसू को बुलाती है, कभी अपने पापा को पुकारती है। उसका मन जैसे अतीत और वर्तमान के बीच भटक रहा था। फिर एक समय उसे होश आता है। वो चंदर को देखती है। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी सुधा दिखाई देती है। वो पूछती है, चंद, तुम इतनी देर में क्यों आए? चंदर कहता है कि वो रात से ही यहां है। सुधा मुस्कुराकर कहती है कि अगर वो सच में रात से आया होता तो अब तक वो ठीक हो गई होती। कुछ समय के लिए लगता है कि सुधा बच जाएगी। डॉक्टर भी उम्मीद जताते हैं, लेकिन सुधा खुद जानती है कि उसकी हालत गंभीर है। वो चंदर से कहती है कि उसके पति को तार कर दो। वो चाहती है कि मरने से पहले उससे क्षमा मांग सके। फिर वो अपने पापा को बुलाती है। डॉक्टर शुक्ला उसकी गोद में उसका सिर रखते हैं। सुधा कहती है, पापा, चंदर को समझा देना कि वो शादी कर ले। फिर वो बिनती को बुलाती है। बिनती उसके पास आती है। सुधा उसके माथे को चूमती है और कहती है कि पापा अब तुम्हारे भरोसे हैं। बिनती रोने लगती है। सुधा उसे समझाती है कि रोना नहीं है। फिर वो चंदर को बुलाती है। वो चंदर का हाथ अपने होठों पर रखती है और कहती है कि अगर वो मर जाए तो चंदर रोए नहीं। वो चाहती है कि चंदर बहुत ऊंचा उठे। वो कहती है कि जो कुछ वो खुद नहीं पा सकी, शायद चंदर की सफलता के माध्यम से उसे मिल जाए। लेकिन फिर उसकी हालत अचानक बिगड़ती है। वो भ्रम में जाने लगती है। वो किसी अनजान व्यक्ति को देखती है। कभी चंदर को पुकारती है, कभी बिनती को। फिर उसकी आवाज धीमी पड़ने लगती है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी में 2 बजते हैं और उसी समय सुधा की जिंदगी का अंत हो जाता है। सुधा चली जाती है, लेकिन चंदर वही रह जाता है। उसके सामने अब उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जिस लड़की को वो अपने जीवन का देवता मानता था, वो अब नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला भी टूट चुके थे। बिनती भी टूट गई थी। और चंदर जैसे पत्थर बन गया था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर शुक्ला चंदर से कहते हैं कि सुधा की अस्थियां लेकर संगम पर जाना है। चंदर बिनती को साथ लेकर जाता है। दोनों नाव पर बैठते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। गंगा और यमुना की धाराएं शांत है। चंदर राख की गठरी अपने सामने रखता है। बिनती चुपचाप रो रही है। चंदर उसे डांट देता है। वो खुद भी टूट चुका है, लेकिन रोना नहीं चाहता। फिर वो सुधा की राख को पानी में प्रवाहित करने लगता है। बिनती चुपचाप राख का थोड़ा हिस्सा अपने आंचल में रखने लगती है। चंदर उसे देख लेता है। वो गुस्से में उसके हाथ से राख छीन लेता है और सारी राख नदी में बहा देता है। लेकिन तभी बिनती की चीख निकल जाती है। उस चीख से जैसे चंदर का अहंकार टूट जाता है। वो अचानक शांत हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिनती से कहता है, रो मत। फिर वो कहता है कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब उन दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना है। और तभी चंदर नदी में बिखरी हुई राख की थोड़ी सी मात्रा अपने हाथ में उठाता है। वो बिनती की मांग में उस राख को भर देता है। ये दृश्य कहानी का सबसे गहरा और प्रतीकात्मक क्षण है। सुधा चली गई, लेकिन उसका प्रेम चंदर और बिनती की जिंदगी को एक नए रास्ते पर छोड़ गया। चंदर ने आखिरकार समझ लिया कि जीवन केवल आदर्शों का नाम नहीं है, केवल त्याग भी जीवन नहीं है, केवल वासना भी जीवन नहीं है। जीवन इन सब के बीच संतुलन खोजने का नाम है। चंदर ने अपने प्रेम को इतना पवित्र बनाने की कोशिश की कि वो वास्तविक जीवन से दूर होता चला गया। उसने सुधा को खो दिया। फिर उसी खालीपन को भरने के लिए उसने पम्मी, बिनती और दूसरे रिश्तों में खुद को उलझाया। लेकिन अंत में उसे समझ आया कि प्रेम को नष्ट करके कोई पवित्र नहीं बनता और किसी भावना से भागकर इंसान
अपने भीतर के संघर्ष से बच नहीं सकता। सुधा की मृत्यु के साथ चंदर का सबसे बड़ा भ्रम भी मर जाता है और नदी में बहती राख के साथ जैसे उसकी पुरानी जिंदगी भी बह जाती है। अब उसके सामने एक नया जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसमें उसे अपने अपराधों, अपनी गलतियों और अपने अहंकार के साथ जीना है। और उसके साथ है बिनती। नाव किनारे लगती है। चंदर बिनती का हाथ पकड़ता है। दोनों ठोस जमीन पर उतरते हैं। गंगा की लहरों में सुधा की राख बहती रहती है। नदी फिर वैसे ही बहने लगती है जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन चंदर के लिए सब कुछ बदल चुका था। यही है धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता की सबसे बड़ी त्रासदी। एक ऐसा प्रेम जो पवित्र था, लेकिन उसी पवित्रता को बचाने की कोशिश में चंदर ने उसे खो दिया। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।